इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर दोस्तों राष्ट्र की बात करते हैं, जिससे राष्ट्र विरोधियों को पेन किलर खानी पड़ती। उद्धव ठाकरे जी, सब उखड़ गया। आपके घमंड और अहंकार ने सब उखाड़ दिया। पार्टी गई। 70% से ज्यादा एमपी असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है, सिंबल गया। 76% एमएलए का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के साथ है, जो असली शिवसेना है। आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रखा। आपने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं दिलवाया। आपने उसमें बाधा डाली। आपने पालघर साधु महाराज, कल्पवृक्ष गिरी एंड सुशील गिरी महाराज को न्याय नहीं दिलाया। आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजा। आपके अंडर वसूली गेट चला। आपने राष्ट्रवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को इलीगली जेल में डाला। आपने मुझको पुलिस स्टेशन के अंदर लॉकअप में लीगली रखा। आपने कंगना रनावत के घर को तुड़वा दिया। आपके अंडर मनसुख हिरेन की मौत हो गई। आपके सरकार के अंदर कॉन्स्पिरेसी के तहत मार दिया गया। आपने एक्टिविस्ट सुनैना हॉली और समीत ठक्कर को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए एक टेररिस्ट जैसे ट्वीट किया और जेल में डलवाया। एक नेवी मैन तक को आपकी सरकार ने छोड़ा और मदन शर्मा को आपके कार्यकर्ताओं ने कूट दिया। और इन सब से ऊपर आपने हिंदुत्व और शिवसेना के वर्कर्स के मान सम्मान, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे ने पूरी पार्टी बनाई थी, सिर्फ रिमोट कंट्रोल्ड सीएम बनने के लिए, 700 दिन के लिए रिमोट कंट्रोल सीएम बनने के लिए, टेम्पररी सीएम बनने के लिए आपने अपने पिता के सालों साल की मेहनत, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन की कुर्बानी और उनके पूरे जीवन की तपस्या को आपने मत दिया। इससे दो लेसन है दोस्तों। एक, कि जो पार्टी इस विचारधारा से परे नहीं है, वो सरकार चला ही नहीं सकती। उनकी द्वारा चलाई गई सरकारें जन विरोधी होती है और उनका नष्ट हो जाना तय होता है, भले वो बॉलीवुड वालों से कितना भी पीआर करवा ले। और दूसरा, अगर आप दिल्ली वाले नेता जो कभी जिंदगी में एक चुनाव ना जीते, जो कभी एक वोट ना लेके आए, ना कभी चुनाव जीत सकते हैं, मैं यहां संजय राउत की बात कर रहा हूं, उसके साथ में कांग्रेसी विचारधारा वाले नेताओं के मानसिकता में एडवाइस लेंगे तो आपकी पार्टी का बंटादार होना तय है, जो वापस से हो चुका है। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप इस वक्त यही है कि उद्धव ठाकरे का अहंकार उनको ले डूबा। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है दोस्तों, कि उद्धव ठाकरे का गेम ओवर हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब पूरी पार्टी को कंट्रोल में ले रहे हैं। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा मेंबरशिप भी जा सकती। देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ पूरी शिवसेना और जनमानस है, और उद्धव ठाकरे के अहंकार ने पूरे के पूरे उनके राजनीतिक करियर का बंटाधार कर दिया और उसके बाद अपने मुकदमे की शुरुआत की। नाम, निशान, दफ्तर की लड़ाई, उद्धव ठाकरे के वर्चस्व तक आई। इलेक्शन कमीशन ने जब से एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के तीर धनुष चिन्ह का असली हकदार करार किया है, तब से उद्धव ठाकरे एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी, एकनाथ शिंदे और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रही है। चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी, 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए। और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। आज जहां एक तरफ चुनाव आयोग के निर्णय को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के नेता
विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर पहुंचे और वहीं डेरा डाला। संजय राउत की माने तो शिवसेना का चिन्ह शिंदे गुट को इसलिए मिला क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बीजेपी ने इस आरोप पर जमकर हमला किया की चिन्ह आणि पक्षाचं नाव यासाठी 2000 कोटीचा सौदा झाला, व्यवहार झाला, हे मी काल ही सांगितलं। आज में औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो, ना एक चुनाव जीते हो। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। पर मुद्दे की बात क्या है? बात वही है जिसकी बात गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में महाराष्ट्र की जनसभाओं में की है। सिद्धांतों से समझौते की बात, हिंदुत्व से समझौता करने की बात। नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई। उद्धव ठाकरे ने भी अमित शाह पर मोगेम्बो वाला प्रहार करके मीडिया को हेडलाइन दे दी। तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन सच तो यह है कि बाला साहब के सिद्धांतों से समझौता करके हिंदुत्व को ठंडे वस्ते पे रख के कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर उद्धव अपने पॉलिटिकल करियर के सबसे बड़े मोगेम्बो बन गए। देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस वक्त 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में श्वेता शालिनी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान है। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ संदीप द्विवेदी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ विजय कृष्णा, जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है, शिवसेना के लीडर, मेरे साथ सीमा मलिक, एनसीपी की सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, जिनकी पार्टी को इस पूरे के पूरी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मेरे साथ में अनुज आत्रे, सीनियर कांग्रेस लीडर। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। मैं इस मुकदमे की शुरुआत मैं आना चाहता हूं सीमा मलिक जी आपके पास, और विजय, मैं अनुज आत्रे जी आपके पास, पर पहले विजय कृष्णन और एसके दत्ता से इस मुकदमे की शुरुआत कर रहा हूं। श्वेता शालिनी आपके पास, और सीमा मलिक जी और अनुज आत्रे आपके पास आ रहा हूं। विजय कृष्णा, मैं पहले थोड़ा सा हंसना चाहता हूं क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। एसके दत्ता 700 दिन 700 दिन सीएम बनने की लालच एसके दत्ता ने पूरी पार्टी का बंटा धार ऐसे कर दिया कि कुछ भी नहीं बचा। एसके दत्ता, ये तब होता है जब आप अपने कर्मों के फल को भुगतते हो, और इससे ये सीख लेनी चाहिए विजय कृष्णा आपको, और जाके उद्धव ठाकरे जी को फोन करके उनको कुछ सिखाना चाहिए कि कर्मा इस दुनिया की सच्चाई है। तो अगर आप सोचे कि अपने पिता की विचारधारा को आप सत्ता के लिए गिरवी रख दे और लात मार दे, कर्मा बाइट बैक करेगा। अगर आप सोचे कि अपने सीएम पद की लालसा के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखे, कर्मा बाइट करेगा। अगर आप सोचे कि अपने घमंड में आप पत्रकारों को जेल करे, कर्मा बाइट करेगा। अगर आप सोचे कि करप्शन में डूबे नेताओं के साथ में आप सेटिंग कर लो, सत्ता में आ जाए, कर्मा बाइट करेगा। अगर आप सोचे कि वसूली गेट आपके अंडर चले, कर्मा बाइट करेगा। अगर आप सोचे कि परमवीर जैसे करप्ट लोग को आप अपने अंदर मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाए, कर्मा बाइट करेगा। और अगर आप सोचे कि सुशांत के परिवार को आप लोग न्याय ना दे, तो करोड़ों फैंस के जो कर्मा है, उनकी जो आपको बद्दुआ है वो लगेगी और कर्मा बाइट करेगा। आज हाथ जोड़ो विजय कृष्णा और थोड़ा रो और माफी मांगो कि किस तरीके से बाला साहब के विचार को बेच दिए 700 दिन सत्ता के लिए। विजय कृष्णा और इसके तारों, सीमा मलिक जी आपके पास होना जाता है। भंडारी जी, सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। हम चर्चा को आगे ले चलेंगे, मुझे बात करने का मौका दीजिए। आपका प्रसंग मैंने पूरा सुना है, लेकिन हम थोड़ा हमारा कानून में क्या लिखा गया हम देखेंगे। चुनाव आयोजन समिति है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इस अनाउंसमेंट क्यों किया कि 1968 इलेक्शन सिंबल्स अलॉटमेंट और रिजर्वेशन का वो एक एक्ट है, इसमें पैराग्राफ 15 में साफ साफ बताया गया है दोनों पक्षों को सुनना है और दोनों पक्षों का बल भी साइंटिफिक तरीके पर विचारण करना है। आप आके विधायकों का स्ट्रेंथ लेते हैं, एमपीओं का स्ट्रेंथ लेते हैं, लेकिन ऑफिस बेरर्स का स्ट्रेंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है? वो 78 पेजेस अनाउंसमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बताया? हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मर्यादा देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बीजेपी के मोल्स है, बीजेपी के मोल्स है, इससे हमको एतराज है, इसको हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। 76% of the votes polled in favor of 55 winning MLAs, 76% वोट जो है पैरा नंबर 1 को पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 74 में, वो एकनाथ शिंदे के साथ में 13 एमपीज जो है 73% वोट जो आपके 18 शिवसेना के एमपीज हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आप लोग जीते थे। अब पता नहीं आपका लोग का क्या होने वाला उद्धव सेना का, वो भी जाके 73% वोट जो है इसके दत्ता वो सिर्फ और सिर्फ जो है एकनाथ शिंदे को करे। तो जिसके पास बहुमत है उसको मानेंगे शिवसेना कि ये इनका जो घमंड है और हमारा ही रहेगा, ये कोई अधिकार नहीं है इस पे इनका। इसके दत्ता प्रदीप भाई, एक कहावत है, जैसी करनी वैसे भरनी। अब पालघर के साधुओं का श्राप लगा है। सुशांत सिंह राजपूत का जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हत्या किया गया है, तो कहीं ना कहीं पे उस चीज का भी श्राप लगा है। जर्नलिस्टों पे जिस तरह का लाठी बरसाया गया था, तो ऊपर की जो ईश्वर है वो तो सब चीजें देखते हैं, और इसीलिए ये चीज हुआ है। मेरे भाई कह रहे थे कि इलेक्शन, लेट मी फिनिश, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए, कुछ नहीं है, शालीनता रखिए, बीच में मत बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए, कुछ नहीं है इस वक्त आपके पास राजनीतिक रूप से। आपको जमीन पे आइए, बिना पंख के हवा में उड़ने के कारण आदमी को मुंह के बल गिरना पड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं इसके दत्ता जरा समझाइए इनको। लेट मी कंप्लीट इन्होंने उदाहरण दिया है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अरे शर्म करो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, कितना और गिरोगे आप लोग। सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, ईडी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, जुडिशियरी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, भारत के राष्ट्रपति पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, क्योंकि आप लोग खुद एक प्रश्न हो, इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाते हो। जनता ने आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया है, ये सच्चाई है। एंटी डिटेक्शन लॉ की बात कर रहे हो ना, एंटी डिटेक्शन लॉ सेज इट वेरी क्लियरली। मैं कह रहा हूं श्वेता शालिनी जी और सीमा मलिक जी, श्वेता शालिनी जी और सीमा मलिक जी, रस्सी जल गई, चिन्ह किसकी तरफ जाना चाहिए, 2/3 आज ये कुछ नहीं सुन पाएंगे भैया, आज नहीं सुन पाएंगे, ये आज नहीं सुन पाएंगे इसके दत्ता। मैं वापस से थोड़ा सा हंसी मेरे को इतनी आ रही है आज की डिबेट में कि मैं सोचूं तो सोचूं, क्या कहूं तो कहूं क्या। श्वेता शालिनी की रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। भैया मोगैम्बो बोलो, जो बोलना है बोलो, पर बॉटम लाइन एक ही है श्वेता शालिनी जी और सीमा मलिक भी आएंगी कि सीमा मलिक की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वक्त की जो उद्धव सेना के साथ में हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माननीय शरद पवार जी के स्टेटमेंट से मैं समझ चुका हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब सत्ता में भी थे तो उनकी पार्टी एक्सपैंड होती रही। पर श्वेता शालिनी जी, मैं सत्य की बात करना चाहता हूं। देखिए, व्यक्ति का घमंड टूटता ही टूटता है श्वेता शालिनी जी, जब उसकी नीयत में खोट होता है। आप मुझे बताइए कि बाला साहब ठाकरे जी का पूरा जीवन सोनिया गांधी की राजनीति को अपोज करने में लगा। अरे जब ये अलायंस बना था तब तक राहुल गांधी जो है वो एक बार वीर सावरकर के पक्ष में कुछ नहीं बोल पाए, और तब भी जाके आपने सिर्फ 700 दिन अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए रिमोट कंट्रोल सीएम आप बने। पर इससे निकला क्या श्वेता शालिनी? आपने बोला उखाड़ देंगे उखाड़ देंगे उखाड़ देंगे, सब तो इन्हीं का उखड़ गया। अल्टीमेटली सब कर्मा के कारण इनका उखड़ गया श्वेता शालिनी। और मजे की बात यह है कि एनसीपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब गारंटी नहीं है कि एमबीए में होगा तो होगा क्या, आगे किसी को नहीं पता। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस कर लिया, वही प्रकाश अंबेडकर जो शरद पवार जी के खिलाफ हमेशा राजनीतिक रूप से खड़े होते हैं। श्वेता शालिनी पहले, फिर सीमा मलिक आएंगी। ऐसा एक घमंड तो रावण का भी टूटा था प्रदीप जी, इसलिए इनका टूटना ही था। ऊपर से पालघर के साधु की हत्या का श्राप महत्वपूर्ण। देखिए, आपको पता है और सबको पता है ये जो
और ये शिव जो शिवसेना में नाम था, ये शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। तो इस दोनों पे से ही हक तो ये बहुत दिन पहले से ही खो चुके थे। अब आप देखिए, थापा जो इतने सालों से बाला साहेब की सेवा कर रहा था, वो इनको छोड़ के चला गया। इनका अपना भाई जयदेव ठाकरे इनको छोड़ के चला गया। इनको छोड़ के चले गए। इनके नाक के नीचे से इनके मंत्री, इनका पूरा कैबिनेट, इनके विधायक, इनके शिव सैनिक नहीं टूटा। और आप सीमा मलिक आप देखिए, शरद पवार जी तो सुनाई नहीं पड़ा, तुमसे ज्यादा खुश 1000, 5000, 3000 कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। और सीमा जी देखिए, ऐसा है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, अभी उद्धव जी सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उन्होंने लिखा क्या कि संजय राउत जी ने ये भी कहा है और उनके पास एविडेंस है कि श्वेता जी ये सुनेंगे नहीं, श्वेता जी ये सुनेंगे नहीं। और सीमा मलिक जी के पास मैं आना चाहता हूं। श्वेता जी, आपने बखूबी इस चीज को रखा, और आज मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात तो थी जब एनसीपी के अमोल कोले ने जुलाई 18, 2021 को कहा था कि उद्धव ठाकरे सिर्फ इसीलिए चीफ मिनिस्टर हैं क्योंकि शरद पवार जी चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है। सीमा मलिक जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप आगे चल के जब एमवीए का अलायंस होगा तो उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर आपके एमवीए के अलायंस के उम्मीदवार होंगे, हाँ या ना? अच्छा, आप मेरे से बहुत बड़ा भविष्य वक्ता हूं मैं कि क्या? हेलो, हाँ बोलिए। मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है इस समय कुछ जी जी सुनाई पड़ रहा है। सीमा जी आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही है, फिर से पूछिए। सीमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे फिलहाल कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आपने सुन पा रही हैं आप मुझे? मैं सीमा मलिक के पास मैं आना चाहता हूं। सीमा मलिक, मैं आपके ऑडियो को सही करूंगा, पर अनुज आत्रे के पास आऊंगा और अनुज आत्रे से यही सवाल पूछूंगा। अनुज आत्रे और मैं एसके दत्ता के पास आना चाहता हूं। श्वेता शालिनी, सीमा मलिक आ रहा हूं। सीमा मलिक आपके ऑडियो सही कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे सीधी बात। अनुज आत्रे को दिखाइए और एसके दत्ता को दिखाइए। अनुज आत्रे, एक लाइन में मेरा एक सिंपल वर्ड में मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आगे चल के आपकी जो एमवीए की अलायंस है, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव सेना, क्या इसके सीएम उम्मीदवार उद्धव ठाकरे होंगे, हाँ या ना? देखिए प्रदीप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर एक गठबंधन किया था। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के तहत जो है एक सरकार चलाई गई थी। कर्टसी भारतीय जनता पार्टी, उस गठबंधन के विकास को इनको इतनी तकलीफ हुई कि देखिए किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का और अपना राजभवन का और पैसे का और धन बल का और धन्ना प्रमुखों का किस तरह से दुरुपयोग करके इन्होंने जो महाराष्ट्र में लोकतंत्र की एक हत्या की है, जिसको लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है, ये सीधा सीधा उसका उदाहरण है। आपने अपने पैसे के दम पे, सत्ता के दम पे संस्थाओं से डरा के, धमका के, विधायकों को तोड़ करके जो है उनको किस तरह से सब पूरे देश ने देखा था कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ जो है जबरदस्ती वहाँ पे उनको बरगला के ले जाया गया और जाकर के जबरदस्ती उनसे साइन कराया गया और उसके बाद उनकी एक अलग दल बनाया गया। चलिए ठीक है, आपने कर लिया किसी तरह से 2/3 मेजोरिटी आपने उनके जो है आउट ऑफ द पार्टी एमएलएज आपने मैनेज कर लिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? चुनाव आयोग ने जिस तरह से निर्णय सुनाया है कि पार्टी संगठन एक अलग चीज होती है, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि एक अलग चीज होते हैं। जो संगठन जो अध्यक्ष चुनता है, आपने उनको दरकिनार करके जिस तरह से कैसे ये मैनेज किया गया है, क्या है ये, क्या सारा सब चीजें जो है ताक पे रखी जा रही है इस देश में। संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को, कानून को किसी तरह का कोई मान्यता नहीं रह गई है। केवल जो वन मैन शो चल रहा है, जो एक व्यक्ति, मेरे सीधे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं वापस से पूछूंगा कि वो उद्धव ठाकरे, श्वेता शालिनी, इनके अब काल्पनिक पात्र बन गए इनकी पूरी राजनीतिक जर्नी के, जो कुछ ही महीने पहले तक इनके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे। मैं आपसे वापस से पूछना चाह रहा हूं, श्वेता शालिनी के पास आऊंगा। सीमा मलिक आपके पास मैं आ रहा हूं। मैं श्वेता शालिनी मैं श्वेता शालिनी के पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के अनुज आत्रे के लिए उद्धव ठाकरे सीएम है कि नहीं है, ये काल्पनिक सवाल हो गया। मोमेंट्स पहले ये इनके सीएम थे और अब वो काल्पनिक हो गए। यही थी एमबीए। जी, आपने गलत व्यक्ति के साथ ये प्रश्न पूछ लिया है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था ना, कांग्रेस पार्टी थी और
आपका नेता पता रहेगा तो आप उद्धव जी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ऐसा है, आप अत्रे जी से ये पूछिए, हिमाचल से जब वो जीते थे, हिमाचल के एजेंसी ने सही काम किया, तब ईवीएम भी ठीक था, सब चीज ठीक को हिमाचल में जीत दिलाई, उसको आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उसके ऊपर। तो आप सुप्रीम कोर्ट तो गई हैं, तो लिख दीजिए उनको कि एजेंसी ने ठीक नहीं किया है, और ये भी लिख दीजिए कि हिमाचल में जो चुनाव हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, दोबारा से करवाना चाहिए। लिख दीजिए आप लोग, ये क्यों नहीं बोलते? हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आप एविडेंस दीजिए, और उसके बाद जो आपके पास का उत्तर नहीं दे सकते। महाविकास अघाड़ी, आपने कहा विकास का पैटर्न, आपने कहा एकनाथ शिंदे जी को बरगलाया गया। भाई किसने बरगलाया? अच्छी बात नहीं है श्वेता जी। आप जिस तरह से ये देश देख रहा है, 10 साल के जो जिनको संवैधानिक संस्थाओं का कर रहे हैं अपने सुविधा के लिए, वो उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कल को आपने भी हटना है और आपने भी विपक्ष में आना है कहीं ना कहीं, तो सोचिए, एक उतना रास्ता छोड़ के रखिए कि कल को आपके साथ भी वही काम हो तो आपको कैसा प्रतीत होगा। यही चीजें कल को आपके साथ भी हो सकती हैं, जो आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। जो आप रास्ता दूसरों को दिखा रहे हैं, कल को उस रास्ते पे आपको भी चलना पड़ सकता है और आपके सामने भी वो स्थिति आ सकती है। थोड़ा सा उस चीज की कल्पना कीजिए, उस दृश्य को। आप देश के सामने किस तरह का दृश्य दिखा रहे हैं, दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो कहीं उस खड्डे में खुद ना गिर जाएं। जरा ये चिंता कर लीजिए, अपने भविष्य की भी चिंता कर लीजिए कि आप जो दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हैं, जो दूसरे के लिए जिस तरह का आप रास्ता बना रहे हैं, वो रास्ते पे जब दूसरे दल आएंगे सत्ता में और आप विपक्ष में जाएंगे, कोई भी अजय और अमर तो है नहीं। उनकी निर्मम हत्या कर रही थी, तब याद नहीं आया आपको? तब लोकतंत्र याद देखिए, हत्याएं तो इस देश में आपकी सरकार कर, आपके श्वेता शालिनी जी, आपकी पार्टी के लोग करते हैं। श्वेता शालिनी जी, ये नहीं अगर आप बात कर रहे हैं तो ये नहीं समझेंगे। मैं सीमा मलिक और एसके दत्ता के पास वापस से आना चाहता हूं। मैं सीमा मलिक और एसके दत्ता के पास वापस से आना चाहता हूं। सीमा मलिक और एसके दत्ता, मैं सीमा मलिक, अनुज आत्रे तो सवाल का जवाब नहीं दे सकते, सीमा मलिक और एसके दत्ता के पास वापस से आना चाहता हूं। मैं सीमा मलिक आपसे भी सीधा सवाल पूछूंगा कि क्या एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आने वाले चुनावों के अंदर उद्धव ठाकरे होंगे, हाँ या ना? अच्छा, ये पूछने के लिए आपने मुझे बुलाया? खाली पूछ रहा हूं मैं, एमवीए अलायंस इसमें क्या है आपको? इसमें अब आप इस ये अभी तक आपके सीएम पद के उम्मीदवार सीएम थे, पूछ रहा हूं होंगे कि नहीं होंगे? आपको कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज से। अब सीएम पद के उम्मीदवार कहां से? कोई भी काल्पनिक सवाल करने का कोई मतलब नहीं होता प्रदीप जी। आपने मुझे बुलाया, एसके उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एसके उनको बोलने दीजिए, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। एसके उनको 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ या ना खेलने नहीं आए हैं जी, बोलिए बोलिए। केवल हाँ या ना करने नहीं आए हम यहाँ पर चैनल पे, है ना, कि आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप वो बताइए, आप ये बताइए कि 2030 में प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, है ना। और देखिए, जहाँ तक आज का टॉपिक है, जो भी आपने मुझे बुलाया है, उसमें मैं एक बड़ी क्लियर सी बात करती हूँ कि देखिए, ना हम यहाँ पर कोई चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल उठाने आए हैं, पर देखिए जिस तरह का ये फैसला है उससे हम नहीं हुए, तो पर और लोग हैं जिनके मन में ये सवाल है कि ये फैसला सही है या नहीं है। उसके लिए उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। देखिए, मैं एक तथ्यों पे बात करूंगी, मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करती कि उसका श्राप लग गया, उसका फल मिल गया, ये हो गया। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, एक मतलब सेंसिबल बात करूंगी। अरे उसका श्राप लग गया, अरे उसको ये करा था इसलिए ये हो गया। राजनीति में ऊपर उसका सेंसिबल जवाब दे नहीं पाएंगे आप, ऐसी बड़ी बात नहीं है, दलील है नहीं होती है। और देखिए जो एक, अच्छा ठीक है, बोल लेने दीजिए मुझे 2 मिनट, आप पौधे बोल चुके हैं पहले, है ना। और जहाँ तक देखिए मेरी पार्टी का सवाल है, हम लोग उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक हमारे माननीय शरद पवार जी ने ये बात कही है कि वो अपने सिंबल पे लड़े, पर क्योंकि वो जानते हैं कि इतना ज़्यादा उनका इतने सारे लोग उनके साथ हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जो बेसिक कार्यकर्ता हैं, वो सारे उनके साथ हैं। और एक पार्टी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है लोगों से, जो एक प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो राज्य लेवल पे हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे तहसील के लेवल पे हो। और वो सारे लोग जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। और बाल ठाकरे जी ने अपनी जब वो थे उस समय ही उन्होंने, पार्टी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना उत्तराधिकारी जो था वो बता दिया था।
और ये जो एक परंपरा इस समय पड़ रही है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये बीजेपी के लोगों के साथ भी ये हो सकता है, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है, और पार्टी केवल एमएलए और ये आपके अलायंस पार्टनर थे, कोई सवाल नहीं रखता। नहीं अब आपने इसको इंटरनल इशू कह दिया। ये आपके अभी तक अलायंस पार्टनर थे। सीमा जी, मैंने आपको 1.5 मिनट तक सुना, ये आपके अलायंस पार्टनर थे एसके दत्ता। इशू ये है एसके दत्ता जी, एसके दत्ता जी, इशू ये है कि जब उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे लोग जिन्हें जिंदगी में कभी एक चुनाव नहीं जीता, जो जिंदगी में अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, उनके हिसाब से अपनी राजनीति को करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, उनके साथ में कांग्रेसी माइंडसेट राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से अपनी राजनीति को करेंगे और जमीनी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जैसे लोगों को इग्नोर करेंगे, तो ये आज नहीं तो कल होना ही था। तो इसके लिए आप भाई दूसरे किसी को मुगाम्बो बोलो, किसी और को कुछ बोलो, ये सब बोल के आपको क्या मिलेगा? बॉटम लाइन क्या है इसके दत्ता? बॉटम लाइन सिर्फ यही बात है कि उद्धव ठाकरे को ना पार्टी का सपोर्ट है ना कार्यकर्ता का सपोर्ट है, विचारधारा उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के सामने गिरवी रख दी। यही एक सच्चाई है। एसके दत्ता, विजय कृष्णा, श्वेता शालिनी आ रहा हूं। प्रदीप भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि सीमा जी इस चीज का जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इनका अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं पे अपने आप में काल्पनिक हो चुका है। आप मैं कुछ सेंसिबल चीजें आपको बताता हूं। शायद आपने एंटी डिटेक्शन लॉ, तो आप बीच में मत बोलिएगा सीमा जी, क्योंकि आपके बीच में मैंने नहीं बोला है। धैर्य रखिए, सुनिए पहले सुनिए। आपने कहा है ना कि सेंसिबल बातें, तो मैं आपको कुछ सेंसिबल चीजें सुनाता हूं। एंटी डिटेक्शन लॉ तो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। आप मैं बता देता हूं एंटी डिटेक्शन लॉ किस तरह से होता है और पार्टी सिंबल किसको जाती है। जब 2/3 एमएलए और जो 2/3 एमपी जब किसी एक धारा के साथ हो, तो इलेक्शन कमीशन उस धारा को ओरिजिनल सिंबल देता है। और अध्यक्ष के ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस का अगर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो अध्यक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, ना ही दलील लिया जाता है चुनाव आयोग के तरफ से। उद्धव ठाकरे के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि ये जो 2/3 गुट है जो शिंदे साहब के साथ है, उन लोगों ने बहुत पहले ही नो कॉन्फिडेंस बता चुका है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो, उस अध्यक्ष से कोई दलील नहीं लिया जाता है। ये कहता है एंटी डिटेक्शन लॉ। तो कृपया करके ये सेंसिबल दलीलें जाके पढ़ के आइए, फिर उसके बाद डिबेट कीजिएगा। बिना पढ़े, बिना आधार के मत कीजिए डिबेट। प्लीज गो एंड रीड द एंटी डिटेक्शन लॉ फर्स्ट। पहले एंटी डिटेक्शन लॉ पढ़िए, उसका दलील क्या कहता है वो जरा जाके पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। और चुनाव आयोग पे आप लोग प्रश्न चिन्ह फिर लगाएंगे नहीं, पढ़ लेंगे तो लगाएंगे नहीं। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय दिया है, वो संविधान के हिसाब से दिया गया है, ना ही किसी तरह का पक्षपात किया गया है। जिस तरह की झूठ दलीलें आप लोग फैला रहे, क्योंकि आप लोगों का सत्ता जा चुका है। ये अब और मतोश्री नहीं है, ये सोनिया सेना का घर है। 10 जनपद है, ये मतोश्री नहीं है, 10 जनपद है। तो मेरा गुजारिश रहेगा उद्धव ठाकरे जी से और संजय राउत जी से कि कांग्रेस में शामिल हो जाए दोनों के दोनों। आपको लग रहा है आप बड़ा पढ़ के आए हैं और कोई पढ़ के? मैं विजय कृष्णन जी के पास आना चाहता हूं। मैं विजय कृष्णन जी के पास आना चाहता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैं विजय कृष्णन जी के पास आना चाहता हूं, श्वेता शालिनी के पास आना चाहता हूं। देखिए, मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, मुझे पता था नहीं मिलने वाला है। एसके दत्ता, संदीप द्विवेदी, मैं आपके पास आने वाला हूं। विजय कृष्णन और श्वेता शालिनी के पास मैं आना चाहता हूं। विजय कृष्णन जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, श्वेता शालिनी जी के पास आना चाहता हूं। विजय कृष्णन, मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। विजय कृष्णन, आप हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं? अभी सीमा मालिक जी ने, अरे आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। विजय कृष्णन, हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं? हमारा इधर उधर बातें मत करिए, ये पार्टी का अधिवेशन नहीं चल रहा। मेरे शो में जवाब दीजिए, आप क्या हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं विजय जी? हाँ या ना? जी, मुझे इंटरोगेशन मत कीजिए सर। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज के दिन तो मैं करूंगा जब जाके आप पत्रकारों को जेल भेजते थे, जब जाके आप वसूली गेट चलवाते थे, जब जाके आपके अंदर करप्शन चलता था, तब आप बोलते थे, तब आपने किस किस को इंटरोगेट किया है? और आज जब आपके सामने मायना दिख चुका है और आप बोलते आपको इंटरोगेट नहीं करना चाहिए। पूरी महाराष्ट्र की जनता आपको इंटरोगेट कर रही है, पूरी महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है।
कि सत्ता के लोभ के अंदर किस तरीके से आपने पूरी विचारधारा को बेच दिया, सत्ता के लोभ के अंदर आपने पत्रकारों को जेल भेज दिया, सत्ता के लोभ के अंदर आपने वसूली गेट चलाया, सत्ता के लोभ के अंदर आप एंटीना कराना चाह रहे थे। खोलू मैं मुंह क्या खोलू, पूरा मुंह ही खुला है। इंटरोगेशन बात करते हैं आप, आपके बाद थोड़ा विचारधारा बेच दी, पूरी पार्टी के उठा के 700 दिन सीएम बनने के लिए बेच दिए, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हैं कि इंटरोगेट ना करूं मैं आपको। ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। अरे 2-3 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, समीर ठक्कर और सुनैना होली, उनको आपने ऐसे ट्रीट किया जैसे टेररिस्ट है, और आप बोलते हैं कि आपको इंटरोगेट ना करे। सबसे अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटोरियल सरकार कोई चली तो उद्धव ठाकरे की चली, और आपने सोचा कि बॉलीवुड के पीआर वालों को कुछ पेड ट्वीट्स करवा दोगे कोविड के समय में तो चल जाएगी सरकार। कर्मा ने बाइट कर दिया विजय जी। आज शो पे आइडियली आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र की जनता के साथ जी, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र की जनता के साथ। क्या इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह इनको ब्लेम करते हैं? अपने गिरवान में जाके 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 13 आपके पास नहीं है, 70% एमएलए आपके पास नहीं है। सर आप थोड़ा धीरज रखिए, मुझे मेरा बात रखने का मौका दीजिए। मेरा उद्देश्य ये है, इलेक्शन कमीशन का विषय के बारे में हमारा पक्ष प्रमुख ने क्या बात किया है। जब कांग्रेस में वही समस्या आ गया है बहुत साल पहले, दोनों पक्षों को दोनों सिंबल दिए गए हैं, पहला सिंबल नहीं दिए गए हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस आई को एक सिंबल दिया गया है, और जो ओल्ड पार्टी है, जो कामराजर पार्टी जो लोग हैं, वो सीनियर लीडर्स को एक सिंबल दिया गया है। क्यों ऐसा पक्षपात धोरणी से जो हमारा चिन्ह है, ये धनुर्बाण आके हर लाखों तादादों में जो शिवसैनिक है उन लोगों का चिन्ह है, कभी हमसे ये छीना नहीं सकता है। बाला साहब ठाकरे ने चेन्नई में बैठ के आप मुंबई की बातें कर रहे हैं। हमको चेन्नई में बैठ के दिखाइए थी। चेन्नई इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, चेन्नई हमारा चेन्नई में बैठ के मैं कह रहे हैं आप मुझे, मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि मुंबई में जमीन पे नहीं गए श्वेता शालिनी। अगर आज आप शिवसेना के कार्यकर्ताओं से पूछोगे तो बोलेंगे कि विजय कृष्णन को आइडियली जो है जो बात कर रहे हो गलत बात कर रहे हैं, और विजय कृष्णन क्या टेक्निकलिटी में जा रहे हैं। मैं कोर पे आना चाहता हूं श्वेता शालिनी, कोर यही है, विचारधारा बेची, कार्यकर्ता इनके साथ नहीं रहे, एमपीज इनके साथ नहीं, एमएलए इनके साथ नहीं रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें ना एनसीपी का दोष, ना कांग्रेस का दोष, ना बीजेपी का दोष। इनकी खुद की पार्टी इनसे नहीं संभली, उसके लिए पूरी दुनिया को ये दोष दे रहे हैं, ना कि अपने आप के गिरवान के अंदर झांकने के लिए। श्वेता शालिनी देखिए, पहली बार किसी पक्ष ने ये बात कही है कि जो पक्ष चलता है, पार्टी चलती है, पॉलिटिकल पार्टी चलती है, ये विचारधारा कौन से चलती है? कार्यकर्ताओं से। हाँ, शिंदे साहब ने बहुत अच्छी बात, जमीन रखनी है ना, आपको भवन रखनी है ना, तो आप भवन रखिए, आप जमीन रखिए, आप संपत्ति रखिए, लेकिन विचारधारा उसकी रहेगी, पक्ष उसका रहेगा की विचारधारा है, और पक्ष लोग आमदार खास शिंदे जी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस पक्ष, जिस नींव पे खड़ा था, वो विचारधारा आज उनके साथ है। और दूसरा, मैं दत्ता जी को बताना चाहूंगी, दत्ता जी वो सीमा मलिक जी सेंसिबल बात इसलिए करती है क्योंकि वो राष्ट्रवादी की है, आप समझिए, और ये वो पहले से प्लान कर चुके हैं, पहले इंदिरा गांधी जी के साथ किया, ये लोग कर चुके हैं पहले, और इसीलिए शरद पवार जी ने बहुत बकायदा एक लाइन में ये बात कही कि देखो इस चक्कर में मत पड़ो। और श्वेता जी मैं माफी चाह रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं, आपका ऑडियो, श्वेता जी माफी चाह रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं। इस वक्त आपकी जो आवाज है वो बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं माफी चाह रहा हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ऑडियो इशू है। आपकी बात जो है वो जारी, पर बीच में थोड़ी सी कट रही, इसलिए मैं बीच में आ रहा हूं। पर आपकी जो मूल भावना जो आप कहने की कोशिश कर रही हैं, उससे इस वक्त पूरी की मेरे पैनल के अंदर 6 में से 3 लोग ओपनली अग्री कर रहे हैं और 2 लोग जो अंदर ही अंदर अग्री कर रहे हैं। उन दोनों लोगों का नाम है अनुज आत्रे, मुझे पता है सीमा मलिक मुझसे डिसएग्री करेंगी, पर अंदर ही वो भी मान रही है कि भाई जो उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ वो होना ही था, उनके इंटरनल पार्टी इश्यू। संदीप द्विवेदी आप डिबेट के अंदर आएंगे अनुज आत्रे के साथ में, और अनुज आत्रे और संदीप द्विवेदी और सीमा मलिक जी के पास मैं आना चाहता हूं। मैं अनुज आत्रे आपसे पूछना चाहता हूं, संदीप द्विवेदी और सीमा मलिक के पास तीनों से पूछना चाहता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द इशू। कोर ऑफ द इशू क्या है? कोर ऑफ द इशू वापस से मैं आना चाहता हूं, सिंपल, ये एक लेसन है लार्जर इंडियन पॉलिटी के अंदर। समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ में आए, बंटाधार हुआ,
साथ में अगर मैं जाऊं कांग्रेस और सीपीएम साथ में, सीपीएम और कांग्रेस साथ में आने की कोशिश करे, हिस्टोरिकली बंटाधार हुआ। मैं अगर आपको आगे बढ़ूं, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सेना एनसीपी और कांग्रेस साथ में आए, बंटाधार हुआ। अगर मैं आपको बोलूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आना चालू हुए, बंटाधार हुआ। बीजेपी पीडीपी साथ में आना चालू हुए, सरकार नहीं चली। तो मैं आपसे वापस से कोर आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आप लोग ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं रन अप टू 2024 के लिए। दिस ऑपोजिशन यूनिटी इज अ मिथ, इन फैक्ट इट्स अ जोक। क्या ऑपोजिशन यूनिटी जब आप लोग के साथ में विचार ही नहीं मिलते, आप लोग के वोट शेयर्स, वोट बैंक्स ही नहीं मिलते, आप लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए जन्मे, तो क्या ऑपोजिशन यूनिटी की आप बात करेंगे रन अप टू 2024? अनुज आत्रे, संदीप द्विवेदी, पहले अनुज आत्रे आएंगे, फिर संदीप द्विवेदी और फिर सीमा मलिक। देखिए प्रदीप जी, पहले तो आपने बोला कि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि जो हुआ ठीक हुआ, ये होना था। मुझे लगता है ये बहुत ही मैं इस बात पे बहुत खेद व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम तो घोर निंदा कर रहे हैं जो इन शब्द जिस तरह से भारतीय अभी बीते 7-8 वर्षों से 9 वर्षों में देश में चल रहा था कि लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही थी, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, और वही महाराष्ट्र में हुआ, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। एक जनता की जो एक विकासशील सरकार थी उसको गिरा दिया। लेकिन उसके साथ साथ अभी एक नई और पहल शुरू कर दी है कि पार्टी तक भी इन्होंने जो है अपने दम पे खरीद करके दूसरों को दिलवा दिए। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से पूरी देश की जनता देख रही है, तो मुझे लगता है इस देश का, सभ्य समाज का कोई भी सभ्य व्यक्ति जो है, कोई भी सभ्य नागरिक इस चीज को नहीं एग्री करेगा कि जो देश में हो रहा है, जो राजनीति में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति में एक ओपन कंपटीशन का एक खेल चलता है। आप इस तरह से तानाशाही तरीके से और जो है बैक डोर से जो है जिस तरह से एंट्री करते जा रहे हैं, सरकारें गिराते जा रहे हैं, पार्टियों पर भी कब्जा करते हैं, बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है। दूसरी बात, आपने 2024 का जो एक बात की, ऑपोजिशन यूनिटी की बात करी। देखिए, जब समय आएगा, ऑपोजिशन निश्चित तौर पे, अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की जो विचारधारा के लोग हैं, वो सब, उनका एक ही ध्येय है कि सरकार को 2024 में हटाना है। अच्छा, मेरे से यूनिटी निश्चित तौर पे, बात पूरी होने दीजिए। अनुज जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि आप मेरी बात से अग्री नहीं करते, तो आपको, आप जो हुआ है उससे कंप्लीटली अग्री नहीं करते, तो क्या उद्धव ठाकरे आपके एमवीए के सरकार, आपके एमवीए के आगे के हिस्से हमेशा रहेंगे और चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे? सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। तो आप अग्री नहीं कर रहे तो आप डिसअग्री कर रहे हैं, तो डिसअग्री कर रहे हैं मतलब एमवीए साथ में रहेगी, एमवीए साथ में रहेगी, तो एमवीए की मूलधारा उद्धव ठाकरे सीएम है। हो गया आपका प्रश्न, मैं बहुत शॉर्ट में समझ गया, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम एनसीपी भी उनके साथ है। जिस तरह से उनके साथ हुए, कांग्रेस पार्टी की पूरी हमदर्दी उनके साथ है। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से, सरकार से बड़े अच्छे संबंध है। मैं आपसे कहता हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव करवा दीजिए, तत्काल चुनाव करवाइए, और आपको हम बता देंगे कि हमारा मुख्यमंत्री, तो आपसे भी बड़े अच्छे संबंध है अनुज आत्रे, पर मेरे संबंध किसी के साथ में अच्छे नहीं है। अनुज आत्रे, मेरे तो आपसे भी बहुत अच्छे संबंध है, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि सत्य को ना बोला जाए। संदीप द्विवेदी ये कह रहे चुनाव करा दो, ये करा रहे चुनाव करा दो। संदीप द्विवेदी ये कह रहे चुनाव करा दो, पर संदीप द्विवेदी, नाना पटोले खुद ही एमवीए के अंदर नहीं रहना चाह रहे। संदीप द्विवेदी, अनुज आत्रे, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं कह रहा हूं सीमा मलिक के पास आने के पहले संदीप द्विवेदी, नाना पटोले खुद ही एमवीए के अंदर नहीं रहना चाह रहे। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो बार बार ये लोग कहते हैं चुनाव करा दीजिए, का चुनाव कराना इतना आसान है? कौन उस बोझ को सहेगा जो जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है? दूसरी चीज, आज अगर जो संवैधानिक तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय दिया है, 50% से अगर एक मत भी ज्यादा होता है, सरकार उसकी बनती है। आज 70% से ज्यादा विधायक का सपोर्ट उसके पास है, सांसदों का सपोर्ट इनके साथ है, वोटर्स का सपोर्ट इनके साथ है। इसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके पक्ष में निर्णय दिया तो क्या गलत किया है? आज दरअसल अगर देखिए तो लोकतंत्र की ये जीत है। आज एक दत्तक पुत्र या उनका पुत्र नहीं जीता, बल्कि आज कहीं ना कहीं एक गरीब ऑटो वाला जिसने अपने पार्टी को खून और पसीने से सींचा था, आज वो उसकी जीत हुई है। तो क्या इन्हें ये चीजें पच नहीं रही है? अब कांग्रेस को दिक्कत तो है कि कल को अगर कांग्रेस में कहीं कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, होने के तो साथ कहीं विधायकों कांग्रेस ने के जो हाथ से समर्थन दिया था, उस समर्थन से सरकार बना दी इन्होंने। सर, लोकतंत्र में बहुमत की जीत होती है, संगठन केवल विधायकों और सांसदों से नहीं चलती है। परिवार आप से भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको नहीं मालूम है आज एकजुट होना नहीं चाह रहा है। क्या राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को पीएम कैंडिडेट स्वीकार करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे इस चीज के लिए तैयार है कि वो खुल के कांग्रेस के साथ खड़े हैं बिना किसी पर उद्धव ठाकरे की एक क्या चीज, उद्धव ठाकरे आज अपनी सीट बचाने की कंडीशन में है? मैं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जो सोचना है सोचे। एक सेकंड संदीप द्विवेदी, उद्धव ठाकरे जो सोचना है सोचे, जिसको पीएम उम्मीदवार मानना चाहते हैं मानने, उससे जनता का मूड थोड़ी चेंज हो रहा है भाई। जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड सीमा मलिक और एसके दत्ता,
जनता का मूड सीमा मलिक और एसके दत्ता क्या है, ये शरद पवार जी की बात से समझ में आ जाता है। भाई अगर जनता का मूड जो है अगर उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में होता तो शरद पवार जी कंप्लीटली बैक करते उद्धव ठाकरे जी को। क्या बोला शरद पवार जी ने इसके दत्ता, उन्होंने बोला कि भाई ये पार्टी का इंटरनल मामला है और उद्धव ठाकरे जी को अब जो है नए सिंबल की तरफ जाना चाहिए, ये उन्होंने बोला ना इसके दत्ता। तो शरद पवार जी को भी अंदर अंदर पता है मूड क्या है। ये तो मैं कह रहा हूं सीमा मलिक जी, मैं आपसे वापस से पूछना चाह रहा हूं कि सीमा मलिक जी, आप, मुझे पता है कि आप वापस से सवाल का जवाब नहीं देंगी, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब रन अप टू 2024 में क्या होगा? क्या एनसीपी अकेले लड़ेगी? क्या आप चाहते हो कि उद्धव ठाकरे के साथ में लड़े और वही उद्धव ठाकरे जिनने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस कर लिया है, वही प्रकाश अंबेडकर जो शरद पवार जी के खिलाफ राजनीति करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं आपका इसमें दृष्टिकोण क्या है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण कुछ नहीं है, मैं आपको पार्टी का स्टैंड बताती हूँ कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ आज भी हैं। और देखिए, बाकी मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कमेंट करूँ या कुछ भी चीजें करूँ। बाकी ये है कि अगर वो देखिए, अगर शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता है, माननीय शरद पवार एक बहुत बड़े नेता है इस देश के, अगर उन्होंने जो कहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। और हम लोग, अगर आप पार्टी देखिए, हम लोग जो है उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़े हुए हैं और महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है 2.5 साल तक वहाँ पर। और जिस तरह की ये चीज़ें हुई हैं, ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं पड़ रहा है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी पार्टी में हो सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है कुछ एमएलएज और एमपीज खरीद के मतलब इस तरह से पार्टी बना सकता है। बट देखिए, मैं जहाँ तक, मैं तो बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने ये बोला है कि ये लोग, देखिए जो लोग अपने लोगों के नहीं हुए वो उनके भी क्या होंगे। और मेरे ख्याल से बीजेपी में तो अब लाइन लग गई है ऐसे लोगों की जो अपने लोगों को धोखा देके कहीं गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको खुद अपने बारे में भी सोचना चाहिए ये बात। और जहाँ तक हमारी बात है, देखिए, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला है ये बात कि हम लोग उनके साथ हैं। महाविकास आघाड़ी ने देखिए अच्छा काम किया और हमने ये वैचारिक मतभेद एक अलग चीज है, पर अगर देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए कुछ काम करना है तो हम सब मिलके आए। एसके दत्ता जी, ऐसा ही 24 में होगा, आप देखिए। एसके दत्ता जी, सीमा जी, आपको मैंने सुना, एसके दत्ता जी, सीमा जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, लोगों के लिए हम मिलेंगे। सीमा जी ने एक बहुत अच्छी बात की एसके दत्ता जी, एसके दत्ता और विजय कृष्ण पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। मैं सहमत हूं एसके दत्ता, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि जब एकनाथ शिंदे के पास 76% एमएलएस का सपोर्ट है, 70% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट है, तब भी उद्धव ठाकरे जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब जनाधार किसके पास है? और ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे जो है कोई ऊपर से थोपे में पॉलिटिशियन है, खुद चुनाव जीते हैं भाई, खुद चुनाव जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरनेम की वजह से वो जो है वहां पे बने हुए, खुद चुनाव जीते हैं एकनाथ शिंदे। तो कहना यह कि 70% पार्टी जिसके पास है वो अलोकतांत्रिक है और जिसके पास 30% पार्टी नहीं है वो लोकतांत्रिक है, ये तो संविधान का मजाक हो गया इसके दत्ता विजय कृष्णन। बिल्कुल सही बात है प्रदीप भाई, यहाँ पे जो राइट प्रेसिडेंट है वो विपक्ष को रॉन्ग प्रेसिडेंट लगता है। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत मातम मना रहे थे कि ये तो गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। अरे अपने गिरिबान में झांक के देखिए, 96 टाइम्स आप लोगों ने राष्ट्रपति शासन इस देश में लगवाए हैं ना। आर्टिकल 356 और 357 का इस्तेमाल करते हुए भूल गए क्या? आज किस वजह से मीराबाई की भजन गा रहे हैं आप लोग? दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि 24 में कौन विपक्ष का, अरे प्राइम मिनिस्टर विपक्ष का कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो 24 है ना कुर्सी, वो सिंहासन 32 की कुर्सी है, 32 नेता है उस पे और 32 प्राइम मिनिस्टर। विजय कृष्ण को कुछ समझाइए। विजय कृष्ण, आप समझ रहे हैं हम लोग आपको क्या सद्बुद्धि देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज नहीं समझेंगे आप? दत्ता जी मुझे बात करने का मौका दीजिए। बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने फिर सत्ता में आ गया है, इस देश में राज्यांग नहीं चल रही है। ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन आके हम सम्मान करते हैं, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन यहाँ तानाशाही चल रही है। वही हमारा समस्या है। कि कहां पे दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी की, सीबीआई की, आपकी बाकी तमाम संस्थाओं की दलीलें नहीं है, बिना तार्किक आधार पर। मैं बताऊं नहीं, मैं बताऊं असली तानाशाही क्या है, मैं बताऊं असली तानाशाही क्या है, मैं बताऊं असली तानाशाही क्या है, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। मेरे दोस्त विजय जी, विजय कृष्णन जी और संदीप द्विवेदी, मैं बताता हूं असली तानाशाही क्या है। पंत प्रधान जी, मैं कह रहा हूं
जॉर्ज सोरोस की जरूरत नहीं है, हिंडनबर्ग की जरूरत नहीं है, संदीप इस द्विवेदी, देश की जनता संदीप द्विवेदी, बाला साहब जी का बयान याद है सोनिया जी के बारे में क्या था कि उनके दर पे कमजोर व्यक्ति ही समर्थन मांगने जाएगा। आज आपने और हर बात खड़ा कर दिया। और सीमा जी कह रही है कि बीजेपी में विरोधी जाते हैं, बगावत करने वाले जाते हैं। शरद पवार जी की राजनीतिक अगर शुरुआत देखिए कहां से हुई थी, कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने एनसीपी बनाई थी। तो क्या वो भी बात असली तानाशाही दोस्तों जाते जाते वक्त मैं बताना चाहता हूं क्या थी। असली तानाशाही ये थी जब संजय राउत से पूछा गया था कि भाई जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए, तो संजय राउत ने बोला जब वो सरकार में थे एक फेल्ड कॉमेडियन को इंटरव्यू देते वक्त उसके 18वें एपिसोड में कि पत्थर हमारे पास है, मतलब पत्थर वो मारेंगे। तो आप सोचिए सत्ता का घमंड इतना ज्यादा था कि गैर कानूनी रूप से किसी के घर को उखाड़ फेंक सकते थे, किसी को भी जेल डाल सकते थे और किसी के भी ऊपर पत्थर डाल सकते थे। दोस्तों कर्मा ही एक नौत की सच्चाई है जो आज आपने देख लिया। उद्धव ठाकरे के साथ में तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।